नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमय कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। इश्क की मुकम्मल दास्तान। दुल्हन के लिबास में एक लड़की बेतहाशा सड़क पर दौड़ रही थी। उसके एक हाथ में बैग था। भागती हुई वो रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पटरी पर एक ट्रेन खड़ी थी। किसी भी पल उसे ढूंढते लोग आ सकते थे, इसलिए डर कर वो ट्रेन में घुस गई। हॉर्न बजी और इसी के साथ ट्रेन और उस ट्रेन के साथ वो लड़की सफर पर निकल पड़ी। फर्क महज इतना था कि ट्रेन को उसकी मंजिल मालूम थी, मगर लड़की को कोई अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे कहां लेकर जाने वाली है। डरी सहमी सी वो लड़की एक खाली सीट देखकर बैठी हुई थी। बैग को गोद में रखकर उसने कसकर दोनों हाथों से पकड़े रखा था और घबराई नजरों से चारों ओर देख रही थी। वो पहली बार था जब वो ट्रेन में बैठी थी, और वो भी अकेली। ने उससे टिकट मांगा तो डरकर वो रो पड़ी। उसे यूं डरा देख को दया आ गई। उसने लड़की को अपने साथ चलने को कहा और एक खाली सीट उसे अलॉट कर दिया। हर कोई उसे अजीब तरह से देख रहा था, क्योंकि वो दुल्हन से सुर्ख जोड़े में थी। सबको अपनी ओर देखता पाकर लड़की बुरी तरह डर गई। उसने बैग से कपड़े निकाले और उसी कंपार्टमेंट में बैठी एक औरत से बाथरूम के बारे में पूछा, और बाथरूम जाकर उसने कपड़े बदल लिए और ट्रेन के दरवाजे के पास काफी देर तक वो खड़े होकर रोती रही। वो वापस आए तो उसकी सीट के सामने वाले सीट पर कोई बैठा था, चेहरे पर किताब रखे, दोनों पैर आगे करके उस लड़की की सीट पर उसने रखा था। लड़की कुछ पल वहीं खड़े रहकर उसके पैर को देखती रही और सोच रही थी कि उस आदमी को पैर हटाने को कैसे कहे। थोड़ी हिम्मत करके उसने डरते हुए कहा, सुनिए, आप प्लीज अपना पैर हटा लीजिए। सामने से कुछ जवाब ना आने पर उसने 2-3 बार आवाज लगाया, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी और हिम्मत जुटाकर उसने उस आदमी के पैर हल्के से हिलाते हुए कहा, सुनिए मैम, हम पहुंच गए हैं। अपने असिस्टेंट एलेक्स की आवाज से धरा अतीत के ख्यालों से वर्तमान में लौटी, जहां वो एक डरी सहमी सी लड़की नहीं बल्कि मौत से नजरें मिलाने वालों में से थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। रात के दूसरे पहर में चारों ओर अंधेरा था। अपने बेतरतीबी से बिखरे बालों का जुड़ा बनाकर जीप से नीचे उतरी। गले में बंधा स्कार्फ उसने चेहरे पर लपेटा कर एलेक्स और साथी ऑफिसर मूर्ति को चलने का इशारा किया। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए, एक खंडनुमा घर की ओर। पीछे की दीवार फांद कर तीनों अंदर पहुंचे और एक और पेड़ और झाड़ियों के ओट में छिप गए। एलेक्स का पैर गलती से सूखे पत्तों पर पड़ गया था, जिसकी चरमराने की आवाज सुन अंदर से एक आदमी हाथों में बंदूक लिए बाहर आया और इधर उधर चेक करने लगा। एलेक्स की डर के कारण सांसें अटक गई थी। तभी जमीन पर चल रही चींटी ने एलेक्स के पैर पर काटा। दर्द के कारण उसकी आह निकल जाती अगर मूर्ति ने सही वक्त पर उसके मुंह पर अपना हाथ ना रखा होता। मियाओ। बिल्ली की आवाज धरा ने निकाली तो उस बंदूक वाले आदमी को लगा कि पत्ते को चरमराहट बिल्ली के कारण हुई थी और वो अंदर चला गया। धरा ने अपने होंठ पर उंगली रख एलेक्स को चुप रहने का इशारा किया और हाथों से आगे बढ़ने का इशारा कर वो खुद धीरे धीरे छुपते हुए घर के अंदर घुस गई। एलेक्स और मूर्ति भी उसके पीछे पीछे ही दबे पांव चल रहे थे। अंदर बहुत सारे लोग, लगभग 25, कुछ कर्टन्स पैक करने में लगे हुए थे। कुछ लोग एक तरफ उन कर्टन्स में व्हाइट पाउडर के पाउच भर रहे थे, कोई कर्टन्स में हथियार रख रहा था। धरा और मूर्ति नजरें चारों ओर घुमाते हुए उस जगह का जायजा ले रहे थे। धरा के इशारे पर एलेक्स ने अपने दाहिने कलाई पर बंधी घड़ी के एक तरफ एक बटन को दबाया और कलाई सामने की ओर कर दी। दरअसल वो घड़ी एक स्पाई कैमरा थी। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद धरा ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। वो वापस बाहर जाने लगा, लेकिन एक आदमी ने उसे देख लिया। वो आदमी कुछ करता या चिल्लाता, तब तक धरा ने उसकी गर्दन पर हाथ से मारा। वो बेहोश होकर गिरने को हुआ तो उसे संभाल कर धरा से दीवार से टेक देकर बिठाया दिया, क्योंकि उसके गिरने की आवाज सुन बाकी लोग सतर्क हो सकते थे। इसके बाद एलेक्स छुपते हुए बाहर आ गया।
इलेक्स ने बाहर से उस खंडक घर और घर के पीछे तरफ खड़े ट्रक्स जिनसे अंदर के सारे माल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग कर ली और जीप में बैठकर उसने एक छोटे ड्रोन जैसा कुछ निकाला और उसे उड़ाने लगा। उसने वो ड्रोन खंडनुमा घर के अंदर भेजा। सामने रखी टैब की स्क्रीन पर उस खंडक के अंदर का नजारा चलने लगा। उसने धरा को कॉल लगाया। उधर कलाई पर बंधी घड़ी में वाइब्रेशन महसूस कर धरा ने अपने कान में लगे ईयरपोर्ट को टच किया और फुसफुसाते हुए बोली, हम बोलो। ऑल सेट मैम, इलेक्स ने कहा तो धरा और मूर्ति ने एक दूसरे को देख हल्के से मुस्कुरा कर कहा, लेट्स स्टार्ट। याद रहे मूर्ति, वो इस गैंग का लीडर है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। धरा ने एक और इशारा करते हुए मूर्ति से कहा। उधर एक आदमी बड़े ठाट बाट से कुर्सी पर बैठा शराब पीते हुए आदमियों को कार्टून पैक करते देख रहा था। ओके मैम, अपनी हेड के ऑर्डर्स को मानते हुए मूर्ति ने कहा। दोनों ने अपनी कमर में खोंसी गन निकाली और आगे छिपते हुए बढ़ गए। कुछ ही देर में वो जगह गोलियों के शोर से गूंज उठा। इधर से धरा और मूर्ति और उधर दूसरी ओर से गुंडे फायरिंग कर रहे थे। दोनों एक पिल्लर के पीछे छिपकर एक दूसरे को स्पॉट करते हुए उन गुंडों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे थे। ड्रोन के जरिए कहाँ कितने गुंडे हैं ये इलेक्स उन्हें बता रहा था और उसके हिसाब से वो लोग उन गुंडों का निपटारा कर रहे थे। मैम, आपके पीछे 10 कदम की दूरी पर एक आदमी खड़ा है, उसका निशाना आपकी ओर है, इलेक्स ने कहा और अगले ही पल एक हाथ पीछे की ओर करके धरा ने उस आदमी को शूट कर दिया। साथ ही वो दूसरे हाथ में बंदूक थामे सामने मौजूद गुंडों को शूट कर रही थी। मूर्ति लेफ्ट तरफ कोई आदमी है, इलेक्स ने बताया तो पास पड़ी एक चेयर उठाकर मूर्ति ने उस आदमी को दे मारा। ऐसे ही दोनों उन गुंडों से निपट रहे थे। कुछ देर बाद उस जगह का शोर शांत हो गया। कुछ गुंडे जमीन पर घायल पड़े थे तो कुछ को दोनों ने मिलकर बांध रखा था। दोनों को हल्की फुल्की खरोंचें आई थी, मगर उनके काम में ये खरोंच आई गई वाली बात है। उन गुंडों के लीडर राका भाई के दोनों हाथ बांधकर मूर्ति घसीटते हुए बाहर लेकर आया और उसे जीप में पीछे पटककर उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। राका खार खाए बैठे धरा और मूर्ति को घूर रहा था। धरा ने इलेक्स से फोन लेकर एक कॉल किया और अगले ही पल पुलिसिया जीप की सायरन की आवाज कानों में पड़ने लगी। बड़ी जीप से उतरकर कुछ हवलदार और इंस्पेक्टर नीरज सेनगुप्ता बाहर आए। सबने धरा और मूर्ति को सैल्यूट किया, फिर ऑर्डर्स पाकर अंदर चले गए। उन लोगों ने अंदर मौजूद गुंडों को पकड़कर बड़े वाले जीप में ठूसा। नीरज को कुछ समझाने के बाद धरा मूर्ति और इलेक्स के साथ अपनी जीप में बैठकर निकल गई। वहीं इंस्पेक्टर नीरज गुंडों से भरी जीप में आगे, सारे हवलदार पीछे बैठ गए और सब लोग वहां से पुलिस चौकी के लिए रवाना हुए। अगले दिन आदतन धरा सुबह उठी, महादेव की पूजा के बाद तैयार होकर चौकी के लिए निकल गई। हर बार की तरह उसके चेहरे पर खामोशी और खालीपन पसरी थी। इलेक्स जीप लिए उसकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा था। उसके बैठते ही इलेक्स ने जीप आगे बढ़ा दी। धरा ने सीट के पीछे रखे किसी केस की फाइल उठाई और उससे दो हाथ करने लगी। वो हमेशा यही कोशिश करती थी कि हर पल खुद को उलझाए रख सके ताकि कुछ बीती यादें उस पर हावी ना होने लगे। जीप चौकी के बाहर रुकी। बाहर एक बड़े से बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पुलिस थाना नई दिल्ली। जीप से उतरकर उसने एक नजर थाने को देखा, फिर अंदर की ओर सधे कदमों से बढ़ गई। वो थाने में आई तो चारों तरफ खामोशी पसर गई। उसकी पर्सनैलिटी थी ही कुछ ऐसी, बदन पर खाकी वर्दी जो उसके सांचे में ढले परफेक्ट कर्व्स वाले शरीर पर फब रही थी। सीने पर जेब के ऊपर लगा बैज और उस पर चमकता उसका नाम, जिसकर नीचे लिखा उसका ओहदा ही काफी था उसका रौब दिखाने के लिए। दोनों कंधों पर सुनहरे चमकीले तारे चीख चीख कर उसके जाबान जज्बे और काबिलियत को बयां कर रहे थे। उस शेरनी के सर पर शेर के ब्रोच वाली टोपी काफी जच रही थी। एक हाथ में डंडा पकड़े वो आसानी से पहली ही नजर में किसी के भी जहन में अपनी छाप छोड़ने की काबिलियत रखती थी। इस सब के साथ उसका शांत गंभीर चेहरा उसके रौब को काफी सूट करता था और यही वजह थी कि उसके नाम से ही शहर के गुंडे काम पुटते थे।
अब तक चिड़ियाघर बना वो थाना तुरंत ऐसे शांत हो गया जैसे वहाँ किसी का मातम मन रहा हो। एक तरफ हथेली पर खैनी रगड़ रहे हवलदार ने तुरंत हाथ झाड़कर उसे सैल्यूट किया। बाकी हवलदार और इंस्पेक्टर्स भी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। इधर उधर खड़े गाप हाँक रहे पुलिस कर्मचारी अपनी अपनी टेबल पर पहुंचकर ऐसे काम में तल्लीन होने का ढोंग करने लगे जैसे स्कूल में प्रिंसिपल को देखते ही बच्चे अपना सर किताब में घुसेड़ लेते हैं, मानो उनसे पढ़ाकू और कोई हो ही ना। धरा ने उन सब पर एक तीखी नजर डाली और बनवारी चपरासी को चाय का बोल तेज कदमों से अपने केबिन में घुस गई। केबिन का दरवाजा लगते ही बाहर सबने राहत की सांस ली जैसे गर्दन पर लटकी तलवार दूर हुई हो। धरा केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। सामने टेबल पर बीती रात जिस जगह उन लोगों ने रेड डाला था उसकी फाइल पहले से ही रखी थी। टेबल पर एक तरफ फाइलों का भंडारा लगा था, वहीं एक और मोटे से त्रिकोण आकार के तख्ते पर सुनहरे शब्दों में लिखा था, धरा रघुवंशी एसपी। हाय राम, कितनी खड़ूस है ये मैडम जी। इससे अच्छे तो पहले वाले एसपी सर थे। सारा दिन यहाँ से वहाँ दौड़ाती और काम कराती रहती है, जैसे पुलिस ना होकर हम गधे हैं। एक हवलदार ने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा तो दूसरा हवलदार राम प्रसाद, जिसका काम एफआईआर बनाना था, उसने अपने टेबल पर एफआईआर की फाइल्स जमाते हुए कहा, पर ई नई एसपी मैडम जी के कारण ही त ई इलाका मा जुर्म कम भवा हुआ है, नहीं त पहिल का पिछला एसपी सर तक खाली बैठ के खैनी खावे रहे। बिल्कुल सही बोले तुम राम प्रसाद बाबू। मैडम खड़ूस तो है, बाकी बहुत ईमानदार है। रिश्वत लेवे वाले अफसरों को घर बैठा दी है मैडम। हम तो सुने हैं अब तक जोनो जगह इनका ट्रांसफर हुआ है, उस सब जगह से जुल्म कम करके ही हटी है मैडम। तभी तो यहाँ जब जुल्म बढ़ गवा था तब मैडम को बुलाया गया। आ देखो 2 महीना के अंदर मैडम एक एक करके सारे गुंडे मवालियन को धर दबोची। अभी कल का ही देखो, जब रात में हम सब घर में सोए रहे थे तब मैडम SHO सर मूर्ति के साथ मिलकर ड्रग्स, हेरोइन, हथियार का तस्करी करने वाला गैंग को पकड़ लाई। थाने के सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा ने कहा तो उनकी बात पर सहमति जताते हुए सब धरा के सख्त रवैये पर मुंह बिसोरकर में ही मन उसे कोसना छोड़ मन में उसके लिए इज्जत लिए अपना काम करने लगे। धरा अपने केबिन में फाइल रीड कर रही थी। चपरासी ने आकर चाय की कप रख दी। बनवारी, जब इंस्पेक्टर नीरज आए तो उनसे कहिएगा हमसे आकर मिले। धरा ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, जी मैडम। बोलकर बनवारी चला गया। मैम अंदर आ सकता हूँ? केबिन के दरवाजे को नॉक करते हुए नीरज बोला तो धरा ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जय हिंद मैम, सैल्यूट कर बोलते हुए धरा के इशारे पर वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नीरज उस राका ने मुंह खोला। धरा ने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, नहीं मैम, अब तक नहीं। बहुत मोटी चमड़ी है, रात भर खर्चा पानी मिलने के बाद भी उसका मुंह नहीं खुला। बाकी उसके आदमियों को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। जितना कुछ वो लोग जानते थे वो सब 1-2 डंडे में ही उगल दिया, पर वो राका बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। नीरज मुंह सिकोड़ते हुए बोला। सारी रात 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के बाद भी उसके चुप रहने पर अब नीरज को चिढ़ होने लगी थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। धरा और नीरज ने उस ओर देखा तो सामने पुलिसिया वर्दी पहने SHO कृष्णा मूर्ति अय्यर खड़े थे। अंदर आओ मूर्ति। धरा के कहने पर मूर्ति अंदर आया। क्योंकि नीरज पोस्ट में मूर्ति से जूनियर था इसलिए खड़े होकर उसने सैल्यूट किया। वहीं मूर्ति ने अपने सीनियर यानी कि धरा को सैल्यूट किया और नीरज की पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। धरा, ये तस्करी करने वालों के दूसरे अड्डों का पता चला? ज्यादा कुछ तो नहीं, 1-2 अड्डों के बारे में पता चला, पर वहाँ हम ऑलरेडी रेड मार चुके हैं। अब पता नहीं किस बिल में छिपकर वो लोग अपना ये गैरकानूनी धंधा चला रहे हैं। कृतिका हैकिंग के जरिए पता करने की कोशिश कर रही है कि किस बड़े आदमी के अकाउंट में रातों रात बड़े अमाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस तस्करी वाली गिरोह में कौन से बड़े आदमी जुड़े हैं। फिर एक को कुत्ते की तरह घसीटते हुए जेल के सलाखों के पीछे कैद करेंगे।
तस्करी करने वालों के बारे में सोचकर मूर्ति के चेहरे पर कड़वाहट पसर गई। वहीं धरा और नीरज का चेहरा भी गुस्से और कसैलेपन से भर उठा। धरा, अब राका ही हमें अपने सरताज और बाकी अड्डों के बारे में सारी जानकारी दे सकता है। कैसे भी उसे मजबूर करना होगा सच उगलने के लिए। नीरज, कोई फायदा नहीं होगा। सारी रात हम लोगों ने कोशिश की पर उसके अंदर इतने पैसे ठुसे गए हैं कि अंदर से सच बाहर आने को तैयार ही नहीं है। धरा ने अपना सर पीछे चेयर पर टिकाया और गहरी सांस लेकर उसने आवाज देकर एलेक्स को अंदर बुलाया। एलेक्स, तुम एक काम करो, कल की उस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर एविडेंस रूम में रखवा दो और हाँ, एक कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि जो कोई भी इस तस्करी के गिरोह का सरताज है वो अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए सबूत गायब करवाने की कोशिश जरूर करेगा। नीरज, तुम सारे गुंडों को एक अलग सेल में ले जाकर एक बार फिर कायदे से पूछताछ करो और जितना उन्हें पता हो वो उगलवाओ। मूर्ति, तुम मेरे साथ चलो। इस राका की रीढ़ तोड़नी होगी वरना इतनी आसानी से ये सच की उल्टी नहीं करने वाला। धरा ने तीनों को ऑर्डर्स दिए और खड़े होकर अपनी टोपी सर पर डाल डंडा उठाए वो उस सेल की ओर बढ़ गई जहां राका को रखा गया है। थोड़ी देर बाद एक बंद कोठरी जिसके बीचों बीच एक टेबल और उस टेबल के दोनों तरफ चेयर रखी थी। एक तरफ राका टेबल पर दोनों पैर पसारे, दोनों हाथ मोड़कर सर के पीछे लगाए बड़े आराम से बैठा था। चेहरे पर चोट के निशान थे मगर उससे भी ज्यादा घमंड था। कदमों की आहट सुन उसने आंखें खोली, सामने धरा और मूर्ति को देख ढिठाई और बेशर्मी से हंसने लगा। उसकी हंसी सुन धरा और मूर्ति के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। अचानक राका की हंसी बंद गई क्योंकि धरा ने एक जबरदस्त लात उसके सीने पर जमा दिया। लात इतनी जोरदार थी कि राका चेयर के साथ ही औंधे मुंह जमीन से लिपट गया। साली, बहुत अकड़ है ना तुझे तेरी इस वर्दी की। तेरी अकड़ आज मैं निकालता हूँ। झटके से उठकर राका ने गंदी नजर धरा पर डालते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देख जबड़े के साथ साथ मुट्ठी भींचते हुए मूर्ति उसकी ओर बढ़ा लेकिन धरा ने उसे रोक दिया और टोपी उतार उसे थमाकर राका की ओर बढ़ गई। वेंकटेश्वरा, आज तो ये गया। मूर्ति ने ऊपर देख बड़बड़ाते हुए कहा और नजरें सामने की ओर घुमा दी जहां धरा रौद्र रूप लिए राका की अकड़ और उसकी रीढ़ तोड़ रही थी। औरत है तू, याद रख, और मैं मर्द, तू कितना भी उछल ले रहेगी मर्द के पैरों की जूती ही। राका बेशर्मी से कहते हुए धरा को मारने को हुआ तो उसके दोनों हाथ पकड़कर धरने ऐंठ दिए। अगले ही पल हड्डियों के चटकन के साथ मिली राका की चीख उस कोठरी में गूंज गई। धरा ने अपने पैरों से जूते उतारे और बोली, औरत को अपने पैरों की जूती समझता है ना तू? आज तुझे औरत के पैरों की जूती की ताकत दिखाते हैं। इसके बाद उस जूते से धरा उसकी सुताई करने लगी। उसके चेहरे पर कोई रहम या दया भाव नहीं था। ये सारे भाव तो उन जैसे गुंडों को देख खुद ब खुद धरा से दूरी बना लेते हैं। अगर कुछ था तो सिर्फ गुस्सा, नफरत और कठोरता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।